बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना तो ख्याल रख ही रहे होंगे, लेकिन इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रख रहे होंगे। इर्द गिर्द वालों की जब बात करते हैं तो आई मीन हमारे हमसाए। देखिए, बड़ी दफ़ा मैंने आपसे बात की कि हमारे घर में जो हमारे साथ लोग रहते हैं उनकी बहुत अहमियत और वैल्यू होती है। चाहे वो हमारे घर में हमारे रिलेटिव्स रह रहे हों, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, भाई बहन, व्हाटएवर, और उसके साथ साथ जो हमारे घर में काम करने वाला स्टाफ होता है, उनकी एक इम्पॉर्टेंस और एक वैल्यू होती है और उनको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। उसी तरह हमसायों के भी बहुत हकूक़ हैं। एट वन स्टेज ये पूछा भी गया कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हमसायों को इतने हकूक़ दिए जा रहे हैं कि लगता है कि कहीं उनको जायदाद में भी हक ना दे दिया जाए। इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी पे जो है उनको रखा जाता था। देखिए, हम अपने नेबर्स, अपने इर्द गिर्द, अगर हमसायों की बात करें, इर्द गिर्द के लोगों की बात करें, तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने नेबर्स और अपने इर्द गिर्द वालों को अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से उनके साथ डील किया जाए। सबसे पहली बात तो ये, अगर बचपन की बात करूँ तो आई रिमेंबर जब मैं छोटी होती थी तो मेरी नानों को एक एक हमसाए का नाम, ये नहीं कि भी इसका घर है या उसका घर है, उनका घर और उनके घर में बच्चे बड़े, इवन घर में काम करने वाले स्टाफ का भी नाम पता होता था। मुझे आज भी याद है कि अम्मा नज़ीरा मेरी नानों के पास काम करती थी, तो जब भी कोई नया स्टाफ का बंदा या कोई इस तरह का किसी के घर में आता था तो वो सबसे पहले आकर रिपोर्ट देती थी कि बीबी ये जो 2 घर दूर फ़लाँ भाई रहते हैं, उनके घर में फ़लाँ एक खातून आई है काम करने के लिए। तो इस लेवल की डिटेल्स होती थी। इसलिए नहीं क्योंकि गॉसिप करनी थी या किसी के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में जानना था, इसलिए क्योंकि इन लोगों के साथ मिलना जुलना बहुत था। हमेशा पता होता था कि नेबर कौन है, नेबर के साथ वाला घर कौन है। इतने ज़्यादा जो है वो डिटेल के अंदर चीज़ें पता होती थी। किसी का सुख होता था, किसी का दुख होता था। बल्कि हमारे घर में तो बहुत से लोगों की शादियाँ भी हुई, क्योंकि घर का लॉन बहुत बड़ा था माशाल्लाह से। हम कैंट में आरिफजान रोड पे रहते थे, तो वहाँ पे माशाल्लाह 1 एकड़ ज़मीन थी और उधर हमारा घर था। सो वो जो घर था वो तो इन इट सेल्फ शायद को 2 कनाल का था, लेकिन जिसको हम 1000 स्क्वायर यार्ड्स कहते हैं, लेकिन जो ज़मीन थी वो एक्स्ट्रा कुछ 6 कनाल थी। तो लॉन के अंदर अक्सर जो हैं हमसाए जो होते थे वो कहते थे कि, और वैसे सारे ही वहाँ पे घर बड़े बड़े थे, लेकिन अगर किसी का घर छोटा था, तो किसी की बच्चे की सालगिरह थी, कोई फंक्शन होता था तो हमारे लॉन में होता था। और ये कोई बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट और पूछने वाली बात नहीं होती थी। ये बात होती थी कि भी सालगिरह आ रही है तो नानों से या मेरी अम्मी से आके कहा कि भी वो बच्चे की बर्थडे आ रही है, तो मम्मा कहती थी हमारी तरफ कर लो, तुम्हारा लॉन ज़रा छोटा इधर कर लो। तो इस तरह की चीज़ें होती थी। कोई बीमार होता था तो सारे हमसायों को टेंशन पड़ती थी कि भाई फ़लाँ शख्स जो है वो बीमार है, किसी ने यखनी बनानी, किसी ने खिचड़ी बना ली, किसी ने कोई मुर्गी का शोरबे वाला सालन बना लिया मिर्चों के बगैर कि भी फ़लाँ की तबीयत ख़राब है। अगर कोई बड़ी बीमारी होती थी तो सारे हमसाए मिल के उस इंसान का ख्याल रखते थे। शादी होती थी तो सारे मिल के प्लान करते थे कि भाई हम ये ले देंगे, फ़लाँ ये ले देगा। और अगर कोई ज़रूरतमंद होता था या कोई ऐसी सिचुएशन में होता था, उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लोग वैसे ही अकोमोडेट कर देते थे कि भाई खाना हम कर देंगे, फ़लाँ ये कर देगा, फ़लाँ वो कर देगा। सो व्यूअर्स, ये थे अच्छे वक्त। आजकल की दुनिया में समझ ही नहीं आती कि क्या हो रहा है। मतलब बच्चे, किसी का बच्चा बीमार है, किसी की माँ आखिरी स्टेजेस पे है, किसी के घर डेथ हो गई है, कोई पूछ ही नहीं रहा। भाई हमारे यहाँ तो यही होता था कि हमसायों में अगर किसी की भी डेथ होती थी तो उनके घर चूल्हा नहीं चलता था। ऐसे भी केसेस होते थे कि 40-40 दिन, जब तक 40वां नहीं होता था तब तक खाना पीना सारी चीज़ें जो दूसरे अरेंज करते थे कि भाई अगले तकलीफ़ में हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हैं, उनको क्यों ये काम करना पड़े, हम लोग ये जिम्मेदारी ले लेंगे। और फिर वही चीज़ वापस की जाती थी। सब मिलजुल के चीज़ें मैनेज करते थे। आजकल तो कोई मर रहा होता है, किसी को होश ही नहीं होती। हमारे हमसायों में मुझे याद है कि एक कपल था, हस्बैंड वाइफ, उनका एक ही बेटा था और वो बाहर शिफ्ट हो गया था और उसकी कोई इमिग्रेशन का प्रॉब्लम था या कोई प्रॉब्लम थी, तो वो कोई 10-12 साल तक अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए नहीं आ पाए। ना वो आ पाए, ना उनकी वाइफ, ना उनके बच्चे, शादी भी वहीं पे हुई, सारा कुछ। और वो बड़े डिप्रेशन में रहते थे। तो मेरी नानी एटलीस्ट हफ्ते में 1 दफ़ा उनको बुला लेती थी और 1 दफ़ा हफ्ते में ख़ुद भी चक्कर लगाती थी। हमें भेज देते थे कि भाई बच्चों जाओ, उनकी आंटी की तरफ जाओ, उनके साथ जाके मतलब उनके साथ टाइम गुजारो, फरासत आंटी के पास वक्त गुजारो, उनके साथ जाओ, खेलो कूदो, रौनक लग जाएगी घर में। सब अपना अपना हिस्सा डालते थे।
फिर अंकल बीमार हुए, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, बच्चे नहीं थे, आंटी अकेले कर रही होती थी, तो डेली कोई ना कोई जाके उनको हेल्प करता था किसी ना किसी चीज़ में, कोई खाना बना के ले जाता था, कोई और चीज़ कर देता था। व्यूअर्स, वो वक्त ऐसे थे कि कोई भी इंसान अकेला नहीं महसूस करता था। आजकल हम ऐसी दुनिया में, ऐसे वक्त में रहते हैं कि एक ही घर में रहते हुए आपका हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, स्टाफ है घर में, लेकिन आप अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। बीमारी की हालत में खुद ही उठ के अपने लिए जुशांदा बना रहे हैं, अपने लिए अपने इलाज के मामलात लेके चल रहे हैं। हमारे यहाँ क्यों इतना ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर और इस किस्म की वेरियस डिफरेंट बीमारियाँ जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं और डिटेक्शन इतनी लेट होती है कि वो मामला बिगड़ जाता है? क्योंकि हम लोग केयर ही नहीं करते, हम बॉदर ही नहीं करते। एक ही घर में रहते हुए हम अकेले इंडिपेंडेंट चल रहे हैं, अपने इर्द गिर्द वालों को ना कोई वैल्यू देते हैं, ना कोई इम्पोर्टेंस देते हैं। तो व्यूअर्स, ये किस किस्म की ज़िंदगी है? क्या ऐसे ज़िंदगी जीना जायज़ है? और क्यों हम अपने बच्चों में और यंग जनरेशन में ये चीज़ नहीं लेके आते? अब मेरे बच्चे हैं, उनके पास खिलौने होते हैं, जब उनके पास ज़्यादा खिलौने हो जाते हैं तो खुद ही कहते हैं कि मामा चले ये जाके हम ऐसे बच्चों को दे देते हैं जिनके पास टॉयज़ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक ये अवेयरनेस पैदा की फ्रॉम डे वन कि बेटे बर्थडे पे भी अगर 3 एक जैसे खिलौने आ गए हैं तो उन तीनों खिलौनों को रखने का क्या तुक है? अगर एग्जैक्ट एक ही जैसी गाड़ी 3 गाड़ियाँ आ गई हैं तो हसन उनका अचार डालेगा। भाई 2 नए खिलौने आप टॉयज़ जो हैं ऐसे लोगों को दे दे जो डिज़र्विंग है। अब सबसे पहले आपने अपने घर में और अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखना है, स्टाफ वगैरह को, उसके बाद आपने ऑफकोर्स साथ साथ अपने हमसायों को भी देखना है। हो सकता है कि कोई ऐसी खातून वहाँ पे रहती हो जो डिवोर्सी हो या सिंगल मदर हो या बेवा हो चुकी हो, या कोई ऐसी फैमिली है जहाँ पे बच्चों को वो वाली चीज़ें नहीं प्रोवाइड हो पाती जो आपके बच्चों को होती हैं। आप उनको जाके दे दें और ये कह दें कि भाई बच्चे की बर्थडे पे इतनी एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई थी, हमने सोचा कि कुछ आपके बच्चों को ला दें, मतलब ये तो ज़ाया ही होंगी पड़ी पड़ी। सो बात यह है कि व्यूअर्स, ऐसी चीज़ें भी तो हो सकती हैं और ये चीज़ें हमने खुद अपने बच्चों को दिखानी है और सिखानी है, क्योंकि जिस तरीके से ज़िंदगी इस वक्त बढ़ रही है और जिस स्पीड से और तेज़ी से हर बंदा इस चीज़ की टो में लगा हुआ है कि पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, हमारे पास मतलब चीज़ों की हवस है, एक मैडनेस है कि बस हर वक्त कोई ना कोई चीज़ हमारे पास हो, महंगा से महंगा फ़ोन हो। अच्छा, जहाँ हम पहले अपने हमसायों के काम आते थे, अब मुकाबलेबाजी चल रही है कि भाई मेरे पास फ़लाँ गाड़ी है, फ़लाँ के पास फ़लाँ गाड़ी है, तो मेरे पास उस जैसी गाड़ी होनी चाहिए। तो एक मुकाबलाबाजी शुरू हो जाती है। अच्छा, अगर कहीं आपके घर में कोई इवेंट हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, थोड़ा सा म्यूज़िक घर के अंदर आ रहा है, तो इस चीज़ के ऊपर भी एक अजाब क्रिएट हो गया। अच्छा, हमारे नेबर्स, साथ वाले दोनों घर पे लोग रह रहे होते हैं, घर में इवेंट हो रहा होता है, उनको इन्वाइट नहीं करते। वो भाई जहाँ पे आपने 100 बंदा बुलाया या 50 बंदा बुलाया, 40 बुलाया, तो 2 और घरों के लोगों को, सामने वाला घर और साइडों के 2 घर वालों को तो बुला लो। अच्छा, घर में देगे बन रही होंगी, वो देगे बट भी रही होंगी, लेकिन हम अपने नेबर्स को जो है जाके एक डब्बे में कोई चीज़ नहीं देंगे। ये भी होता था कि घर में कोई मीठा तैयार हुआ, कोई ऐसी चीज़ बनी, तो नेबर्स में भी जाके थोड़ा सा एक पोर्शन दे दिया। अब तो अपने घर में कोई चीज़ बन रही होती है और इतने बड़े बड़े अमाउंट में बनती है, लेकिन नेबर को हम नहीं ख्याल में रखते, क्योंकि हमें सिर्फ ये होता है कि भाई मेरी चीज़, मैं वो चीज़ फ्रिज में पड़ी ज़ाया हो जाएगी। हमारे घर में तो आई रिमेंबर सूजी का हलवा भी बनता था, जो बड़ी सिंपल और बड़ी सस्ती चीज़ है। सूजी का हलवा तक बनता था तो नेबर्स में थोड़ा थोड़ा ज़रूर भेजा जाता था कि थोड़ा ज़्यादा बना लो। सो व्यूअर्स, थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए। मुझे तो अफसोस इस बात का होता है कि दरवाजे पे कोई बंदा पैसे मांगने के लिए आता है और उस बेचारे को, मतलब खाना मांगने के लिए आता है, पैसे मांगने के लिए, उसको दरवाजे से इतनी बुरे तरीके से, इतनी रूडली मोड़ दिया जाता है कि इट इज़ वेरी मच एक सैड और अपसेटिंग सिचुएशन। खैर, किचन की तरफ रुख करते हैं। शेफ़ अनम शेख भी हमारे साथ हैं, उनका भी ओपिनियन लेते हैं, क्योंकि उनकी अम्मी इस मामले में बहुत पर्टिकुलर हैं और अक्सर वो ये बात भी करती हैं। तो आज शेफ़ भी बिल्कुल मुनासिब और परफेक्ट जो है हमारी गुफ्तगू के हिसाब से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। आपने पिछले दिनों मुझे बोंग ला के दी खाने के लिए, बोंग, और बड़े मज़े की भी थी, और आपने कहा कि घर में बन रही थी, तो मैंने कहा मैं अपनी जुगनापी के लिए भी ले आऊं। तो अनम, देखिए, इन चीज़ों से प्यार बढ़ता है। वैसा ही। अच्छा, मुझे ये लगता है कि ना ये चीज़ें ना आपकी फैमिली
आपके पेरेंट्स आपको कैसा कैसा रेस करते हैं, क्योंकि वही हमने एक शो में आपने बात की थी कि जब बच्चा छोटा होता है 5-6 साल की उम्र तक ना उसकी पूरी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। और उस पर्सनालिटी के अंदर हमने तो अपने घर में, मैंने ख़ास तौर पे अपनी मदर को देखा है, अगर कोई भी चीज़ ऐसी बनाई है मतलब फॉर एग्जांपल कोई ऐसी यूनिक चीज़ बनाई है, कोई निहारी, कोई पाए, कोई बोंग पाए, कुछ ऐसा, तो उनका इनिशिएटिव ज़रूर होता है कि यार अच्छा उसको भी पसंद है, वो मेरे फ़लाँ नेबर को भी पसंद है, उसको अच्छा खुद खाने वाला घर में आप यकीन मानेंगी जोगन आपी कि वो अकेली होती हैं, ना मैं खाती हूँ और ना मेरी छोटी बहन खाती है, और वो इतना बड़ा देचका बनाती हैं और फिर ये उसके घर का है, ये उसके घर है, ये उसके घर है, और सेम वही चीज़ फिर अब हम दोनों बहनों में भी आई है। बट अनम वही चीज़ है ना, तरबियत पे डिपेंड करता है। एक्चुअली घरों में ये चीज़ अब होनी ख़त्म हो गई है, नो डाउट। अनम देखो, हालात सब जानते हैं जी। सब जानते हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं और फाइनेंशियली हर बंदा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन दाल भी तो घर में बनती है, और थोड़ी ज़्यादा बना लो। जुगन आप ही, मेरा ख्याल है कि ये जो खाना है ना, हर बंदा जितना आप यकीन खिलाओगे उतना ही आपके पास उससे आएगा, ज़्यादा रिटर्न में आ जाएगा। और ये जो एक नवाला मैंने लेना है, अगर ये मेरे मुंह का नहीं है तो ये मेरे अंदर नहीं जाएगा, अगर ये किसी और का है तो ये उसी को ही मिलेगा। अब देखो ना, हम जब शो पे खाना बनाते हैं तो खाना जो है वो एक पोर्शन की जगह इतना बना लेते हैं कि सारी टीम फिर मिल के बैठ के बाद में खा लेती है। बनाना तो है ही, और बात ये कि देखिए शो पे भी हम वो चीज़ें बताते हैं जो बड़ी रीजनेबल अमाउंट में बन सकती हैं। एग्जैक्टली। हम कभी भी यहाँ पे आपको प्रॉन्स और हाई फाई बहुत महंगी चीज़ें नहीं बताते बनानी, क्योंकि हमने वो चीज़ बतानी है जो आप बना सके और इतनी अमाउंट में बना सके कि घर वाले भी सारे खा सके। बिल्कुल। अब मैं अगर सामन के साथ बनाऊं तो सामन के साथ एक ऐसी मछली है जो बड़ी महंगी है, इंपोर्टेड फिश है। पाकिस्तान में अगर आप सामन लेते हैं तो आपको बहुत महंगी पड़ेगी, इतने से पीस जो आपको सामन का मिलेगा उतने में आप बड़े आराम से पूरे घर के की हांडी तैयार कर सकते हैं। सो सेंसिबल अंदाज में भी बंदा चल सकता है। लेकिन एक और चीज़ भी देखो, हम तो खाने पीने की बात कर रहे हैं, किसी से जाके बात कर लेना, किसी को 10 मिनट टाइम दे देना, अगर कोई बीमार है उसकी आदत कर लेना, किसी को डॉक्टर पे ले जाना, अगर कोई आंटी आपके इर्द गिर्द रहती है या अंकल रहते हैं जिनकी अब इतनी सख्त नहीं है कि वो गाड़ी या बाइक पे जा सकें, तो आप उनको सौदा लेने के लिए ले जाएं। इन कामों में तो कोई खर्चा नहीं होता यार। बिल्कुल। लेकिन जुगन आप ही, अब जो वक्त और हालात चल गए ना, मेरा ख्याल है कि साथ वाले घर में नहीं पता होता होगा कि इधर कितने लोग रहते हैं और इधर क्या हिसाब किताब है, वो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो हो गया। शायद आप ये एक तरह से आप ये भी थोड़ा सा कह सकती हैं कि वक्त हालात भी ऐसे चल रहे हैं, सिक्योरिटी पर्पस की वजह से भी थोड़ा सा लोग अवॉइड करते हैं लोगों से इतना मिलना जुलना। लेकिन एक जगह जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म रह रहे हैं, मतलब 10, 12, 15, जान, क्या 16 ये ऑप्शन नहीं हो सकता कि हालात इसलिए खराब हुए हैं क्योंकि हम बदले हैं? हम ये क्यों कह रहे हैं? हालात खुद तो नहीं बदलते ना, हालात इंसान ही बदलते हैं। अगर हालात लोगों के खराब हो गए हैं जिसकी वजह से वो बहुत एक्सट्रीम्स की तरफ जा रहे हैं, डकैतियाँ, ये वो सारी चीज़ें, तो क्या इसका रीज़न ये नहीं हो सकता कि हम साथ वाले को भूखा सोना हमारे लिए काबिल कबूल है, हम अपने फ्रिज में चीज़ें भरते चले जाएंगे? हाँ, देंगे नहीं मगर किसी। और बात ये कि यार बहुत से लोग सफ़ेदपोश होते हैं वो नहीं कह पाते और वो नहीं मांगते, वो लोग क्या करें, मर जाए? आई एम सॉरी व्यूअर्स, थोड़ा सा हमें भी अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा और अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। आपके पास मैं आऊँगी अभी क्या बना रहे हैं और डिशेस वगैरह और सारी चीज़ें, और लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी काम। देखिए व्यूअर्स, स्मॉग के हालात हम सब जानते हैं, पोल्यूशन का लेवल हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे एक्सट्रीम पे पहुंच गया है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। और लाहौर, पंजाब, इसके गिरदोनवा, इवन कराची में हर बंदे ने एयर प्योरीफायर जो अफोर्ड करता है ख़रीदा है। लेकिन मसला ये है कि क्योंकि पाकिस्तान में एयर प्योरीफायर्स नहीं बनते, तो जब हम बाहर के इम्पोर्टेड लेते हैं तो बड़े महंगे होते हैं। आज मैं आपको बताना चाहूँगी रॉयल के फर्स्ट एयर प्योरीफायर का, ये कम्प्लीटली मेड इन पाकिस्तान है। ये हाई एफिशिएंसी 4 लेयर फ़िल्टर रखता है। देखिए बाहर के मुल्क में जो प्रॉब्लम्स है उसमें 1 या 2 लेयर का फ़िल्टर काम कर जाता है, पाकिस्तान में 4 लेयर का फ़िल्टर होगा तो कहीं आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि जो रॉयल का फर्स्ट एयर प्योरीफायर है, इसमें 4 जो लेयर्स हैं मैं आपको बताती हूँ। पहला है प्रिलिमिनरी या जो बिगिनिंग का लेयर है, उसके अंदर जो फिल्टर है वो कैच करता है बड़े बड़े पार्टिकल्स को, बाल हो गए, जानवरों का फर हो गया, डस्ट हो गया। सेकेंड लेयर जो है वो एंटी बैक्टीरियल फिल्टर है, ये अनवांटेड पार्टिकल्स को रोकता है, जैसे कि डस्ट, बैक्टीरिया हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हो गए जो कमरे में घूम रहे होते हैं। फिर बढ़ते हैं थर्ड लेयर की तरफ जो ट्रू हेपा H13 फिल्टर है। ये
99.97 जो है वो एयरबोर्न पार्टिकल, जो छोटे छोटे 0.03 माइक्रोन के लेवल का, जिसमें धुआं भी होता है और पोलन भी होता है और दूसरी चीज़ें जो एलर्जी क्रिएट करती हैं, वो आ गया। और फिर चौथा लेयर जो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है, ये रिमूव करता है VOCs को और हार्मफुल ओडर और स्मेल को। सो ये जो रॉयल का बहुत ही बेहतरीन एयर प्योरीफायर है, इसका आप इंतखाब करें। अफोर्डेबल प्राइस में है, बड़े अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं और इम्पोर्टेड लाखों के फिल्टर, लाखों के एयर प्योरीफायर से तो ज़्यादा अफोर्डेबल है। और हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि सारे जो अक्सर घर के अफराद होते हैं, रात को जब सोने का वक्त होता है तो एक ही रूम में सोते हैं। तो अगर आप एक भी ले लेते हैं और उस रूम में लगा देते हैं जहाँ पे सोते हैं, कम से कम आपको एक सर्टेन लेवल की रिलीफ मिल जाएगी। और जिस घर में बुज़ुर्ग हैं और छोटे बच्चे हैं, उनसे तो मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे तैसे भी पैसे जोड़ के एयर प्योरीफायर ज़रूर ले लें। और बाय द वे, एयर प्योरीफायर पूरा साल घर में चलना चाहिए। स्मॉग में ज़्यादा लोग एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन पोल्यूशन तो पोल्यूशन है, और साफ़ हवा जब तक हम नहीं कंज्यूम करेंगे, उसको इनटेक नहीं करेंगे, हम बीमार हो जाएंगे और मेजर इश्यूज़ हो जाएंगे। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ज़रूर रॉयल के इस फर्स्ट एयर प्योरीफायर को आप ऑप्ट करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और सांस लेने में आसानी पैदा करें। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, शेफ़ अनम शेख से बात करेंगे, ये जानेंगे कि वो क्या बना रही हैं। एंड ऑब्वियसली एज़ यूजुअल हांडी रोटी तो उन्होंने मेरे से ही बनवानी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स आ गए हैं किचन में, जहाँ पे शुक्र है कि आपने ग्लव्स का इंतखाब किया है, जो आप हमेशा करती हैं, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। देखें, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेरियस चीज़ों की, वहाँ पे हिफ़्ज़ान सेहत के जो उसूल हैं उनको भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। अब जैसे कि अनम के भी नेल्स लॉन्ग है, मेरे भी नेल्स लॉन्ग हैं। जब आपने कुकिंग करनी है, स्पेशली आटा गूंदना है या आपने कोई चीज़ मिक्स करनी है, कबाब वगैरह बनाने हैं, तो प्लीज़ ज़रूर ग्लव्स को यूज़ करें। उसके बाद बेशक उतार दें, लेकिन जब भी खाना बनाना है हाथ धो के बनाना है। अब ये भी तो नहीं करना ना कि आज हमने आपको इतना लेक्चर दिया है, आप लोग हांडी रोटी तैयार करें, अपने गेस्ट, अपने हमसायों को भी भेजें तो सारे बीमार पड़े हुए हों। टाइफाइड भी तो नहीं कराना ना, और हेपेटाइटिस। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज मैडम क्या बना रहे हैं? जी, आज हम बनाया एक नए तरीके से। अब आप ये भी कह लेंगे ये अपनी ही इनोवेशन मेरी रेसिपी में क्रिएट की है। आज हम मलाई सीख कबाब बनाएंगे। अच्छा, ये ग्रेवी वाले मलाई सीख कबाब हैं। और उसके साथ हम बनाएंगे, मैंने कहा अब मलाई सीख कबाब बन रहे हैं तो क्यों ना फिर साथ में पूरी पराठा बनेगा। जो एक बड़ा ही फेमस रेस्टोरेंट है, उसका बहुत फेमस है वो पूरी पराठा। भाई अब तो हर जगह मिलते हैं ना। लेकिन मैं जुगनापी आपको बताऊं, आप इमेजिन करेंगी एक पूरी पराठा 500 रुपीज़ का, और अगर आप वो 500 में पूरी पराठे बनाने बैठ जाएं, यकीन माने कि 15-20 पूरी पराठे 500 रुपये में बन जाएंगे आपके। ऑसम। तो चलो रेसिपीज की तरफ चलते हैं। मैं खुद ही अब उठ जाती हूँ डर के मारे। हाँ जी, मैं खुद ही डर जाती हूँ। डर जाया करें ना, अच्छी बात है। अच्छा जी, आप ये ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर ले, तब तक जो है मैं ये कीमे को, इसका बैटर हम रेडी कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। चिकन का कीमा हम यूज़ कर रहे हैं, आप बीफ का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 किलो प्याज इसमें 1 अदद जाएगा मीडियम साइज़ का। हरी मिर्चें 6 से 8 अदद जाएंगी। ब्रेड क्रम्स इसमें 4 खाने के चम्मच जाएंगी। क्रीम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच। अंडा 1 अदद। नमक हस्बे जायका। सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच। दड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच। धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच। तेल फ्राइंग के लिए। और ग्रेवी के लिए दही हम इसमें 1.5 कप यूज़ करेंगे। क्रीम हाफ कप। मायोनीज़ हाफ कप। मेथी 1 खाने का चम्मच। काली मिर्च आधा चाय का चम्मच। सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच। धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच। ज़ीरा 1 खाने का चम्मच। और प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया जो है हम इसके अंदर सजावट के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा जी, सिंपल आपका जो सारा काम है ना वो है जी कीमे की मैरिनेशन। और कीमे की मैरिनेशन के लिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 अदद अंडा। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड की है। आप मुझे बताओ, मैं डालती जाती हूं। 1 और चम्मच डाल दें। और साथ में अब इसके अंदर हम जाएगा कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चम्मच, थोड़ा सा और डाल दें। और अगर बच्चे वगैरह खा रहे हैं तो बेशक कम डाल दें। काली मिर्चें 1 चाय का चम्मच। 1 चाय का चम्मच। हर किस्म की मिर्च पा देती है। नमक 1 चम्मच। अच्छा, थोड़ा सा मैंने इसमें सीख कबाब मसाला भी ऐड किया, और हाफ इसमें आप ऐड करेंगी लाल मिर्च पाउडर। और साथ में ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ये जो हमारे पास ये प्याज है, और इसके अंदर हरी मिर्चें जो हमने बिल्कुल डालनी है? नहीं, हल्दी नहीं डालनी, बिल्कुल क्रश कर दिया हुआ है। और इसका जो पानी है एक्सेस वो हमने बिल्कुल जो है वो आउट कर दिया है। अच्छा, अब आप चर्बी है?
इसके अंदर, जी बिल्कुल, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ। अच्छा, मतलब चिकन का भी बनाएं तो उसमें ज़रूरी है। जी बिल्कुल। अच्छा, आपको एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट याद रखनी है, वो ये है कि आपने होल चिकन का कीमा करवाना है। आपने बिल्कुल भी ये नहीं कहना कि आपने सिर्फ उसे कहो कि जी मुझे खाली ब्रेस्ट मीट ही डाल दें, देखिए ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा आपका। हाँ जी। और आपने इसको ऐसे, और सबसे बड़ी गलती ये करते हैं लोग के चिकन का कीमा जाके जब मार्केट से लेते हैं ना, तो चिकन के कीमे का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि वो यूजुअली वाइट मीट का बना हुआ वाइट होता है। मीट, आपने बुचर को कहना है जाके आराम से कि आप मुझे फुल चिकन लें उससे, और उससे कहे कि इसको डी बोन करके आपको इसका कीमा बना दे। अच्छा जी, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस कीमे को एक दफ़ा आपने, जब आपको बुचर करके देगा उसके बाद आपने एक दफ़ा चॉपर में ज़रूर घुमाना है अपने घर उससे, में, हाँ जी, उसके अंदर, क्योंकि उससे ये होगा कि ये बिल्कुल यकजान हो जाएगा कीमा। और जब आप उसको करेंगे, अच्छा इसकी मैरिनेशन ही तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर मैरिनेशन ही नहीं ठीक होगी तो आपके कबाब बिल्कुल भी बाइंड नहीं होंगे। अच्छा, अब इनको इसके अंदर डालेंगे। अब इनको इसके अंदर डालेंगे और हम इसको फ्राई करते जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं अपने हाथ में जो है इसमें, अगर आप मुझे थोड़ा सा ऑयल डाल दें। ऑयल आपको डाल देती हूँ बेटे। नहीं, वो देखिए वो पड़ा हुआ है। वो ऑयल में आपको, हाँ, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, थैंक यू बेटे। हाँ बस। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने अपने हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाना है इस तरीके से, और मीडियम साइज़ के आपने कबाब बनाने हैं, ज़्यादा बड़े बड़े हम नहीं बनाएंगे। आपने इस तरीके से कबाब बनाने हैं, श्रिंक भी करते हैं। हाँ जी, आपने कबाब बनाने हैं इस तरीके से, साइडें इसकी सारी करके थोड़ा सा रफली हाथों से एक थोड़ा सा वो दे देना है, ताकि थोड़ी सी सीख कबाब की एक जो है वो वाइब आए। ठीक है। अच्छा, दूसरी साइड पे हमने कोई ग्रेवी तैयार करनी है जी। अच्छा, ग्रेवी के लिए नहीं, ग्रेवी हमें से दूसरी साइड पे हम घी गरम करेंगे और उस तरफ हम डालेंगे अपना पूरी पराठा। जी, कढ़ाई ये वाली बिल्कुल। और इसमें आप ये सारा घी जो है जितना भी, वो सारा आप ऐड कर दो। तो मैं आपको साथ साथ पूरी पराठे की रेसिपी बता देती हूँ। पूरी पराठे के लिए आपको 3 कप जो है फ़ाइन आटा चाहिए, जिसको कहा जाता है वाइट आटा। उसके अंदर जाएगा तकरीबन 12 से 14 चम्मच के करीब सूजी, साथ में उसमें जाएगा नमक हस्बे जायका, और इसमें चीनी जाएगी तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। आप 2 भी डाल सकते हैं, आप उसको क्रश करके ऐड करेंगे। साथ में इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध, और उसके साथ इसके अंदर जाएगा जो पानी है वो आप इसके अंदर लूक वार्म डालेंगे, मतलब नीम गर्म पानी इसके अंदर जाएगा। और नीम गर्म पानी को आपने जो है उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता आपने आटा अपना गूंदना है, और गूंदने के बाद आपने अच्छी तरीके से जब आप उसके पेड़े बना लेंगे, और फिर आपने उनको बनाकर जो है वो आप फुल ऑयल डालकर उसको रख देंगे, क्योंकि अब हमने इसको बिल्कुल भी ड्राई फ्लावर नहीं लगाना। हम इसको डायरेक्टली जो है सिर्फ और सिर्फ ऑयल लगाएंगे और इसको बेलते जाएंगे। और जब आपने इसको बेल लेना है तो फिर आपने इसको इसके अंदर ना लंबे लंबे स्लिट्स लगा देने हैं। स्लिट्स लगाने का रीज़न ये होगा कि जब आप पूरी पराठे को फ्राई करेंगे तो उसके बाद फिर क्या होगा कि उसमें आपको जो है वो फूलेगा नहीं। अगर आप उसमें स्लिट्स नहीं लगाएंगे तो वो फिर फूलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ हमेशा करती हूँ जी, मेरी एक ट्रिक है, होता ही है कि ऑयल जो है वो जब तक आप पैन को गर्म कर रहे होते हैं, अगर आप साथ में थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लेना, बिल्कुल, तो वो ज़रा जल्दी गर्म हो जाता है। Exactly. क्योंकि आपको काफ़ी गर्म चाहिए होता है घी। तो ये जैसे कि मैंने थोड़ा सा उसको वो कर लिया, जब तक उसके अंदर पानी जो पानी का थोड़ा सा होता है ना, हमेशा आपको पता ही है, बिल्कुल, पैन जब भी हम वॉश करके रखते हैं तो उसको वो बिल्कुल अच्छी तरीके से तब तक ड्राई भी हो जाता है। बिल्कुल इस तरीके से जो है सारे सीख कबाब मैं रेडी कर लूँगी। अभी हमारे पास मेरे ख्याल है एक और डलने की स्पेस है इसके अंदर। मैं आपको अभी इसको मैनेज कर देती हूँ। ये देखें, आप अभी इसमें 2 और डाल सकती हैं आराम से। तो ये 1 kg कीमा था। आप अपने हिसाब से अगर आप चाहें तो थोड़े से कबाब और छोटे भी बना सकते हैं, और इन कबाबों को एक और चीज़ भी किया जा आप इस सकता तरह है। से पराठा रोल भी बना सकते हैं ना, जी। अगर आप इनको बड़ा बना लेते हाँ हैं जी। तो। अच्छा, एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं कि आप इनको स्कीवर्स पे लगाकर इनको थोड़ा सा हल्का हल्का चूल्हे के ऊपर सेक कर, और आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हो। तो फिर आपका जब दिल करे तो आप इसको जो है निकालें, और इस तरीके से जो है मलाई सीख कबाब आप इसके रेडी कर सकते हैं। अब आप देखें लेकिन आप ये कितना स्मूथ है हमारा चिकन के, एक भी जो देखें आपने कबाब जो है वो बिल्कुल भी खुला नहीं है, और ना ही वो इसके अंदर से मतलब कोई मसाला जात जो है वो बाहर हमारे ऑयल को गंदा कर रहा है। तो इस तरीके से जो है ये एक और कबाब कर लेते हैं। अब मैं आ जाती हूँ। आप 2 और बना सकती हैं बल्कि।
पूरी पराठे की तरफ। अच्छा, अब जितनी देर में ये पूरी पराठे के लिए वो गर्म हो रहा है तो मैं इस तरफ जो है एक सॉस रेडी कर लेती हूँ। लेकिन वो सॉस तब हमने बनानी है जब हमारे बिल्कुल सारे कबाब रेडी हो जाएंगे। उनको पहले हम कोयले का स्मोक लगाएंगे और उसके बाद फिर हम उसको, ग्रेवी इस तरह से है कि हमने सिर्फ दही के अंदर मायोनीज़ मिक्स करनी है, क्रीम मिक्स करनी है और उसके बाद जो है आपने फाइनली जो है अपने सीख कबाब के ऊपर पहले अनियंस के साथ थोड़े से सीख कबाब को ऑयल के अंदर या घी के अंदर आपने उनको थोड़ा सा कुक कर लेना है और फिर जैसे ही अनियन सॉफ्ट हो जाएंगे आपके, तो फिर आपने उसके अंदर जो है वो जो ग्रेवी अभी ये है वो आपने डाल देनी है। अब देखिए ना, और मैंने चूल्हे की मैंने आंच जो है वो कम कर दी है, बिकॉज ऑब्वियसली कुक भी तो करने हैं ना अंदर से। इसको अच्छी तरीके से कुक नहीं करेंगे तो ये जो है बिल्कुल ही मतलब अंदर से रॉ होंगे और लेकिन ओवर कुक भी नहीं करना। बिल्कुल। चिकन का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम, सबसे बड़ी जो रीज़न है चिकन का कीमा है और ये ओवर कुक अगर हो जाएगा तो ये कबाब आपके बिल्कुल रबड़ की तरह होंगे। तो ये आपने थोड़ा सा देखना है और इस तरीके से। अच्छा, मैं अब जरा कर लेती हूँ जगह को अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन। यहाँ से इसीलिए आपको ज़रा एम्प्टी कर दिया ताकि आपके लिए ज़रा सा इजी हो जाए। ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखिए जी, यहाँ से ये हो गया है क्लीन। क्योंकि देखिए आपने वहाँ पे चिकन को यूटिलाइज़ किया, आपने उसको अच्छे तरीके से नीट करना है, उस सरफेस को साफ़ करना है, उसके बाद फिर आपने जो भी करना है आप करें। अच्छा जी, अब आपने अपनी सरफेस के ऊपर जो है सबसे पहले घी लगा लेना है। अच्छा, घी, नॉट मैदा और आटा और ना ना ना, अब आपने इसको बिल्कुल भी कोई मैदा कोई आटा कुछ नहीं लगाना। इस तरीके से आपने इसके ऊपर भी थोड़ा सा आपने घी से इसको ब्रश कर लेना है और इस तरीके से हल्के हाथ से आपने इसको बेलना स्टार्ट कर देना है। और हमें इसकी तकरीबन आप समझ लें कि बिल्कुल पतली हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। और कॉर्नर्स जो हैं वो स्पेशली आपने नोट करने के, आपके कॉर्नर्स जो हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए। इस तरीके से आपका जो है पूरी पराठा, अगर ऑयल गर्म हो गया हो तो अब आपने क्या करना है कि हल्के हल्के से इसके अंदर यूं करके स्लिट्स लगा देने हैं ताकि जो है आपका पराठा वो फूले ना बिल्कुल भी। और वैसे मैंने कबाबों के लिए ये निकाला है, इसी के ऊपर निकाल लूँ ना। हाँ जी, और ये देखें जी, ये चला गया। ये हमने खोल दिया, थोड़ा सा इसको हिला लिया और कॉर्नर्स कर लें और अब आपको हल्के हल्के हाथ से दबाना स्टार्ट करते हैं। दबाना शुरू कर। हाँ जी, हल्के हल्के हाथ से दबाएं इसको और फिर इसको घुमाएं। तो हमने इसको लाइट गोल्डन करना है। अब देखिए, अगर स्लिट्स ना इसको लगी होती तो इसने बिल्कुल रिएक्ट करना था ऐसे जैसे पूरी की तरह इसने फूल जाना था। ध्यान से। पूरी ये मुझे पकड़ा दे प्लेट। मैं इसी में निकालने लगी थी। हाँ, करके आपका पराठा। आप इसको हम थोड़ा गोल्डन करेंगे। गोल्डन से क्या होगा, जब आप इसको हल्का सा गोल्डन करेंगे तो ये बड़े ही अच्छा सा एक जो है वो क्रिस्प देगा। अच्छा, अब इसको कितना हमने इसको भी हम कुक करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल रॉ है। तो इस तरीके से जो है मीनवाइल हमारे सारे पराठे, नेक्स्ट पराठा बेशक रेडी कर लें, तब तक मैं इसको आपको रेडी करके देती हूँ। अच्छा, अब यही चीज़ है ना, व्यूअर्स पूरी पराठे बना रहे हैं, 4 पराठे भेज दिए, साथ में आपने थोड़े से कबाब भेज दिए। एक बड़े मज़े की ना जेस्चर बड़ा प्यारा है। बड़ा प्यारा है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, कोई भी इंसान ये नहीं कह रहा कि आप पूरी हांडियाँ पका के किसी के घर भेज दें, बट इतना तो छोटी मोटी चीज़ जो होती है उससे वैसी। और देखो, अगला भी खुश होता है कि देखो मेरे बारे में सोचा। बिल्कुल ऐसा ही, मुझे भी जहन में रखा। वरना अल्लाह का शुक्र है कोई भी इंसान मोहताज तो नहीं है ना उस तरह से। ऐसा ही। अब ये देखिए, हमने इसको बस इसको निकाल लें। एग्जैक्टली परफेक्ट कलर आ गया है। अच्छा, मैंने फ़ाइन आटा लिया है, आप चाहें तो इसमें मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल रेसिपी में जो है वो फ़ाइन आटा ही है। तो लेकिन अगर आपको मैदे का पसंद है तो आप मैदे का भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। ये लो, और ये देखिए क्रिस्पी सा हमारा पराठा तैयार हो गया है। ऑब्वियसली थोड़ा सा एक एलिमेंट होता है कि हम बिल्कुल, और परफेक्ट राउंड शेप में तो बिल्कुल अच्छा, और मजे। ये कितना खस्ता, और ये देखिए सॉफ्ट पूरी पराठा आपका रेडी हुआ है। ये आपने बस लास्ट में जो है अपने खाना आपका जब सर्व करने लगेंगे तो उसके साथ ही आपने गरम गरम ये पूरी पराठे बना लेने। और इसे पेड़े जो हैं आप रात को भी बना के रख सकते हैं, और ताकि सुबह जब आपके घर गेस्ट आए तो आप राइट अवे जो है उनको सर्व कर सकते हैं। अब ये जो हो गए हैं जो आप ये निकाल लेते हैं, ये देखिए, क्योंकि थोड़े से जो है दम में भी पकेंगे, थोड़े दम में भी पकेंगे। तो वो भी है, आप पे डिपेंड करता है आपको कितना ब्राउन चाहिए कबाब।
हम लोग तो ज़रा ज़्यादा लाल लाल हांडी खाते हैं घर में, तो मैंने ज़रा एक्स्ट्रा ब्राउन कर लिया, बट आई नो दैट योर प्रेफरेंस इज़ अ लिटिल बिट लाइटर। हाँ जी, हाँ जी, जो ये अभी कलर आ रहा है बिल्कुल इसने ये 2 निकाल हाँ लें। निकाल लें। और 2 हमने ज़रा बाद में डाले थे। हाँ जी। अब इसी तरीके से अब जो है मीनवाइल मैं आपको इसकी सॉस भी बनाना सिखा देती हूँ, और सॉस को जो है हम बेसिकली ऊपर डालकर ड्रिजल करेंगे, और सिंपल इसके लिए जाएगा दही, तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब इसके अंदर जाएगी दही। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 कप के करीब इसमें जाएगी क्रीम, और साथ में इसके अंदर जाएगा मुश्किल तरीन काम ना ये लड़की मेरे ज़िम्मे लगा देती है। शुक्र कर कि मैं वो वाली होस्ट हूँ जिसको हांडी रोटी पकानी आती है, बिल्कुल ये तो है। वरना तो एक यब पड़ जाना और था। 1/2 कप के करीब इसके अंदर जाएगी मायोनीज। और मैं ये भी बता दूं कि जब ये घर आती है तो मैं इसको फिर कुछ नहीं बनाने देती, मैं ये भी क्लियर कर दूं, बता दूं। ऐसा ही है, ऐसा ही है उस दिन बिल्कुल। मुझे किसी ने मैसेज किया, आपके तो सारे शेफ जानने वाले हैं, तो आपके लिए तो बड़ी आसानी होती होगी, वो आके सारी चीजें आपकी जब भी कोई फंक्शन इवेंट होता होगा तो बना लेते कभी होंगे। भी ऐसा नहीं मैंने हुआ, कहा एक्सक्यूज कभी मी, भी नहीं। बंदा अपने अपने बच्चों को, अपनी इस तरह फैमिली के लोगों को इसलिए तो नहीं बुलाता ना कि आप उनसे हांडी रोटियां पकवाएं। एग्जैक्टली। अच्छा जुगन आप, अब बस सिंपल, अब ये कबाब बाकी सारे हम अच्छी तरीके से कुक करेंगे, और उसके बाद जो है हम ये जो देखें, बिल्कुल रेडी करके और फिर ये उसके ऊपर पोर कर देंगे। 1 से 2 मिनट सिर्फ कुक करेंगे तो हमारे मलाई सीख कबाब जो है वो रेडी हो जाएंगे। ये देखिए, एब्सोल्युटली ऑसम एंड क्रिस्पी एंड डिलिशियस। थैंक यू। फ्राई तो मैंने किया, थैंक यू क्या। हाँ ये तो मैं भूल गई थी प्लीज बात। कंट्रोल योरसेल्फ। एनीवे, ब्रेक की तरफ जाएंगे। आज हमने बात की हमसायों के राइट्स की। बेसिकली आज हम बात करेंगे हुस्न इखलाक पे। एग्जैक्टली। हमारी पर्सनालिटी, हमारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए दूसरों की तरफ, हाउ डू वी बिहेव, ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। थोड़ा सा रिलीजियसली एंड जनरली सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे, पहले और आज के फ़र्क में, और कैसे हम अच्छे वक्तों की तरफ वापस जा सकते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन कवाली का एहतमाम किया है, कवाली सुनते हुए आएंगे और फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी होगा। आप हमारे साथ रहिएगा। मांगना भी नहीं
सवाली की दात तुझको माता लाज रखना सवाली की दात या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या अल्लाह या या रहमान रूह झूमे इशारों पे तेरे, आँख लहराए जलवों पे तेरे, मेरा हर काम रस्तों पे तेरे, मेरी हर सांस का तुझसे नाता, लाज रखना सवाली की दात, मेरी हर सांस का तुझसे नाता लाज रखना सवाली की दात सांस का तुझसे से नाता लाज रखना सवाली की दात या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान शुक्र तेरा अदा ना हो मुझसे, वरना होने को क्या ना हो मुझसे, तेरा एक बंदा फकीर हूँ मैं, तेरे महबूब का फकीर हूँ मैं बस या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या अल्लाह या रहमान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अपने शो के इस हिस्से का आगाज़ करते हैं और आगाज़ किया हमने रब ताला के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। वक़ार अली संतू खान कवाल। अब इस यंग मैन के बारे में मैं आपको क्या बताऊं व्यूअर्स, बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही कम उम्र पे माशाल्लाह बहुत शोहरत कमाई है। एंड ऑफ कोर्स एक ऐसे घराने से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हर किसी का टैलेंट जो है वो कमाल से भी अगले लेवल पे है माशाल्लाह। सो वक़ार अली संतू खान हमारे साथ हैं और उनकी टीम को हम कैसे भूल सकते हैं जिनके बग़ैर इनका ये टैलेंट है ही नामुकम्मल। सो अनीस, हसीब मिर्ज़ा अली, जाहिद अली,
रहमान अली, अता अली, तारिक हबीब, हसीब, मजहर अली, ज़िया फ़ारूक, सग़ीर अब्बास, ज़ैगम अब्बास, कासिम अब्बास, साजिद और साजिद अली, आप सबको वेलकम करते हैं प्रोग्राम के अंदर। बल्कि आप हमें वेलकम आपने इतना खूबसूरत किया हमदे बारी ताला के साथ जब हमने आगाज़ किया। सो व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं आज हम बात कर रहे हैं दूसरों के साथ हमारा रवैया क्या होना चाहिए। अभी पहले हम बात करते रहे हमसायों की और अपने घर में जो लोग काम करते हैं। होता यह है कि आप कितना भी मुस्कुराएं, पॉजिटिव अंदाज में लोग मतलब आपकी अपीयरेंस हो, लेकिन आप लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, रिएक्ट करते हैं, वो बहुत मैटर करता है। सिंपल सी बात है, आप किसी फंक्शन में किसी जगह पे जाते हैं, जो मेज़बान हैं जिनका घर है वो अगर आपको मुस्कुरा के मिलते हैं तो आपका भी मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। आप जिसको कहते हैं ना अंग्रेज़ी में ईजी हो जाते हैं। लेकिन अगर एक अगला इंसान आपको सड़े हुए एक्सप्रेशन के साथ मिलता है या चिड़ी हुई शक्ल से मिलता है तो आप भी एकदम से ज़रा सहम जाते हैं। सो हमारे एटीट्यूड्स, हमारे रवैये, इवन हमारे चेहरे पे एक्सप्रेशन क्या है, ये बड़ी मैटर करती है। और आजकल मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है व्यूअर्स कि फ़र्स्ट इंप्रेशन ही हम इतनी बुरी लोगों को दे देते हैं कि सेकंड इंप्रेशन तक बात ही नहीं पहुंचती। इसीलिए लोग अपने घरों से नहीं निकलते, लोगों को नहीं मिलते, बड़े बड़े फंक्शन पे आते हैं, वो जो एक मिलने जुलने का सिस्टम होता था वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया। खैर, मैं क्या इन बातों के बारे में आपको बताऊंगी। मुझसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत भले लोग, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हमारे साथ हैं। तो प्रोफेसर डॉक्टर नबीला रहमान हमारे साथ हैं, ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, प्रिंसिपल एट द ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ आज इतने अहम मौजू के लिए पे बात करने के लिए मदऊ किया। मैडम, हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी हमारे साथ है, दो इतनी बड़ी पर्सनालिटीज़ हमारे साथ हैं। और मैम, आपको स्पेशली इसलिए हमने तंग किया क्योंकि देखें, यू आर अ प्रिंसिपल, आप अगली जनरेशन को तैयार कर रही हैं। जो थोड़ी बहुत तरबियत में कमियां रह गई थी वो आपने ही मुकम्मल करके इनको दुनिया में भेजना है, क्योंकि स्कूल के पॉइंट पे तो माँ बाप और स्कूल इन्वॉल्व होता है। जब कॉलेज में आता है तो ज़्यादा कंट्रोल कॉलेज और कॉलेज वालों का ही होता है अगर देखा जाए तो। देन हमारे साथ हैं द ब्रिलियंट, हमारे बहुत ही प्यारे भाई सैयद मुनीर अली गिलानी साहब। आप एक रेनाउंड स्कॉलर हैं, वेरियस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप इनको देखते रहते हैं। रिलीजियस स्कॉलर के तौर पे आज हमने इनको प्रोग्राम में इनवाइट किया। अस्सलाम वालेकुम मुनीर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ठीक ठाक है सर? बहुत शुक्रिया आपका, आपकी सर बात शुरू करते हैं हुस्न अखलाक से। जी, हमेशा लोग कहते हैं अखलाक अच्छा होना चाहिए, हुस्न ये चीज़ क्या है? क्योंकि पूछना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि लोग आजकल जब इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करते तो लोगों को पता ही नहीं है। तो जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आपने मौजू बहुत अच्छा रखा है और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया। हुस्न अखलाक, बेसिकली अखलाक जो ना, अखलाकियात को अगर हम डिफ़ाइन कर लें पहले थोड़ा सा तो ज़्यादा बेहतर होगा। अखलाक खुलक से है। खुलक जो है ना, ये आदत, रवैया, बिहेवियर, इसका नाम है। अब अखलाक के अंदर हुस्न अखलाक एक इसकी एक काइंड है, किस्म है। एक आम अखलाक है, एक आला अखलाक है। तो अब अखलाक के अंदर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी वजूद के अंदर वो सिफ़ात पैदा की हुई हैं, मुक़द्दर की हुई हैं, जिससे इंसान सोचता है और दूसरे से गुफ्तगू करता है। अब एक गुफ्तगू वो होती है जो नॉर्मली हम आम गुफ्तगू करते हैं, और एक गुफ्तगू आला होती है जिससे दूसरे को आपकी गुफ्तगू से फ़ायदा होता है। तो या वो इंसान अच्छा महसूस करता है। अच्छा महसूस। देखिए, फ़ायदा तो एक होता है ना कि कोई बेनिफिट का हो। जी। जैसे सर, मैं अगर आपको प्यार से मिलूंगी, आप मेरे भाई हैं, आप मुझे भी प्यार से मिलेंगे। बेशक। अगर आप शो में आए और मैं आपके साथ औखी हो जाती हूँ हाँ। तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है भैया, आपका पूरा मूड चेंज हो जाएगा। जी बिल्कुल। और यहाँ जो आप काम करने आए लोगों को गाइडेंस देने के लिए, वो भी आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल क्योंकि ऐसे। हमारे रवैये से अगले बंदे का पूरा दिन या कुछ केसेस में ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है या बन भी सकती है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और यही अखलाकियात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और इस्लाम भी जो ना यही हमें हुक्म दे रहा है। मैं समझता हूँ कि हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कामल तरीन ईमान जो है वो अखलाक है। बंदे का, मोमन का वो अखलाक है, वो कामल तरीन उसका ईमान है। बेशक। यानी अखलाक के ऊपर डिपेंड कर दिया ईमान को भी, और कामल ईमान को कह दिया। उसके बाद फरमाया और वो अपने अहलो अयाल से नरम गोशा रखता है। इसी तरह दूसरी रवायत में भी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ईमान वाला जो अखलाक वाला है वो अपने अखलाक के ज़रिए से
दिन का रोज़ा और रात के क़याम का दर्जा हासिल कर लेता है। क्या बात है। यानी इतनी बड़ी खुशी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने हमें दे दी कि हम सिर्फ अपने अखलाकियात के साथ ही, अपने बिहेवियर के साथ ही हमें रोज़ादार और जो रातों को क़याम करते हैं इबादत के अंदर, उसके बराबर कर दिया, उसका दर्जा दे दिया है। तो वही चीज़ है ना भैया, देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जैसे इधर ही जो सेट पे लोग हैं, जिस तरह अभी पहले अनम की बात की, अब ये बच्चा जो है जी मेरे से उम्र में छोटा है, जी, जी। लेकिन अपनी कैपेसिटी में तो स्टार है। जी अगर चाहते तो एटीट्यूड के साथ आते। जी, जी। जिस मोहब्बत और प्यार से इनकी टीम ने पहले आके सेटअप लगाया, उसके बाद इस बच्चे ने कहा मैं अब 100 जगह और जाके ये बात करूंगी कि भाई ये बच्चा बहुत ही बाअदब है, बिल्कुल। और शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने इसको इतनी छोटी उम्र में इतना नवाजा है। बिल्कुल, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं व्यूअर्स। हम ये चीज़ें, मैडम छोटे होते थे तो माँ बाप सबसे पहले इस चीज़ पे तवज्जो देते थे। अब सिर्फ नंबरों की गेम है कि स्कूल में ग्रेड्स कितने आ रहे हैं। मज़ा फरमाया आपने। देखिए पहले हम बात करते थे तालीम और तरबियत। तालीम होता है आपकी कोई किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ के बारे में जानना और उसका वो हुनर जो है वो आप उसको हासिल करना और उस पर महारत हासिल करना। जो तरबियत है ना, वो तरबियत माँ की गोद से शुरू होती है, वो पहला अदारा है, और उसके बाद स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है और फिर समाज है। बुनियादी तौर पर ये सारी बातें देखिए, अभी गिलानी साहब ने अभी बात की इखलाक की, और उन्होंने एक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का हवाला दिया। देखिए इखलाक है क्या? ईमान के ऊपर है ना, ईमान का हिस्सा है इखलाक। तो ईमान क्या है? ईमान मोहब्बत की आखिरी हद है। क्या बात। हमें मोहब्बत करने के आदाब हम भूल गए। मोहब्बत करने के आदाब माँ की गोद से शुरू होते हैं और वो फिर स्कूल तक जाते हैं और फिर आगे अदारों तक और समाज तक फैलते चले जाते हैं। मोहब्बत क्या कहती है? मोहब्बत हमें दूसरे के साथ बात करने का, दूसरे के साथ रहन सहन का, आपको मुकम्मल आदाब, ज़िंदगी के तमाम तर आदाब सिखाती है। अच्छा, अब मोहब्बत करने के आदाब जब आपके निसाबात से ख़त्म हो जाएंगे, और ये क्या चीज़ सिखाती थी? हमें ये फ़लसफ़ा सिखाता था, हमें ये अदबियात सिखाया करते थे। हम अब सिर्फ़ अपनी जो हमने इंडिजिनस जो चीज़ें थी, हमने वो सारी पीछे करके हम सारी मसनूई, हम सारे AI के, हम यूँ लगते हैं कि जैसे हम पुर्जे बन गए हैं मशीन की तरह। जैसे अब देखिए मकान और घर में फ़र्क है ना। 100%। अच्छा, मकान अब बनता है, कहते हैं जी। होम बनाना है, हाउस तो सारे ही बना लेते हैं। तो आपके निज़ाम तालीम में आपके जितने अलूम आप सीखते हैं, जानते हैं, वो सारा आप एक मकान तामीर करते हैं। और आप जब अपने निज़ाम तालीम में तरबियत को लेकर आते हैं तो वो ये सारे आपके फ़लसफ़ा और अदबियात और आपके दूसरे ये जो चीज़ें हैं, ये सारी आपकी तरबियत का हिस्सा हैं, वो इसको घर बनाती हैं। जब आपके नसाबात से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो फिर हमारे जो अमूमी रवैये हैं वो ऐसे ही होंगे। फ़नून लतीफ़ा हमारे बिल्कुल ख़त्म हो गया, हमारे पूरे के पूरे नसाबात में से ख़त्म हो गया, हमारे सिस्टम में से ख़त्म हो गया, और खेल ख़त्म हो गया। अब देखिए हमें जब हम लोग, ये भी तो है ना कि इतने इतने कमरों के अंदर स्कूल बना जी दिए। जी बिल्कुल चुक्को तो स्कूल है गए। हाँ। और स्कूल मतलब जिस घर में इंसान रह रहा होता है उससे छोटे साइज का तो स्कूल होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल इतने बड़े होते थे, देखिए मैदान होते थे, हाँ। उछल कूद करते थे, दरख्तों पे हम चढ़े। मुझे याद भी आता है, मैं ग्रामर स्कूल में पढ़ती थी, मैं दरख्त पे चढ़ जाती थी और अंबियां तोड़ती थी, जी। और मैं जूते मार के नीचे उतर, चल उतर नीचे। बेचारा चौकीदार नीचे खड़ा होता, डंडा लेके के उतर नीचे, और ऊपर से मैं नीचे फेंक रही होती थी सारे क्लास फेलो उसके लिए। जुगन जी, ये खेल में ना, ये जो खेल है, खेल से इंसान सीखता है। खेल से इंसान जो है वो हारना सीखता है। जिस इंसान को हारना आ जाए ना, हारने का एक ज़र्फ होता है। तो क्या है, तो क्या हुआ जब आप अब देखें, बात करते हैं कि हम हर जगह पर हमने कैमरे लगा दिए। कैमरेज हम लगाएं कानून की पासदारी के लिए, कानून की अमलदारी के लिए। लेकिन अगर आप ये एहसास दिला देते हैं कि वो जो आपके अंदर है वो भी देखता है, जो वो आपकी जो शहरत से है वो भी देखता है। अगर किसी भी एक इंसान के अंदर आपके ये एहसास हो जाए कि कोई मुझे देखता है, तो फिर आप देखिए आपका सारा समाज जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए।
क्या खूबसूरत बातें की है मैडम ने। सर आप इसमें क्या जी बिल्कुल, ये दुरुस्त फरमाया आपने। लेकिन हम तो इस टो में लगे हुए हैं ना, पैसे, चीज़ें, एक तो ये जो चीज़ों की हवस है यही हमें ले डूबेगी। लेकिन मज़े की बात ये है कि दुनिया में जिस हालत में आप आते हैं, लिटरली जैसे ही आप पैदा होते हैं आपके जिस्म पे कपड़ा तक नहीं होता और ज़मीन में और आपको एकदम से कपड़े में लपेट लिया जाता है जैसे आप माँ की कोख से निकलते हैं, उसी तरह एक कपड़े में लपेट के आपने ज़मीन में जाना है। हमारे मतलब इस्लाम में तो ताबूत भी नहीं होता, डायरेक्ट आपको कफन में डाला जाता है, और वो भी पता नहीं मिलना है कि नहीं। वो भी पता नहीं नसीब होना है कि नहीं। और हमें सिर्फ सर इस चीज़ की एक हवस है कि चीज़ें जमा करो। क्या हो गया हमें? आपने बड़ा अच्छी बात की है, इसी से मैं थोड़ा सा लिंक अप करूँगा। जैसे मैडम डॉक्टर साहब फरमा रही थी ना, ये तरबियत का बड़ा ज़बरदस्त ये बात इन्होंने की है कि देखिए तालीम हर घर वाला माँ बाप पेरेंट्स जो ना अपने बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन तालीम के साथ तरबियत बहुत मुश्किल हो गई है। ज़ीरो। उसकी वजह क्या है कि एक बच्चा 16 साल स्टडी करने के बाद जब वो इक़्तिदार में आता है, अख्तियार में आता है, कोई अच्छी सीट मिल जाती है, अगर उसकी तरबियत अच्छी होगी ना तो वो सीट का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करेगा। वो हक़ अदा करेगा कि जो मज़लूम हैं, जो हक़दार हैं, उनको मैं उनके लिए काम आ सकूँ। वो मखलूक की खिदमत के लिए आएगा। अब वो 16 साल की स्टडी उसकी उस वक्त कारआमद होगी जब उसकी अच्छी तरबियत होगी। अब यही फुकदान है इस दौर में। लेकिन भैया तरबियत क्या हो रही है? घर में सालन रोटी बनी, हाँ। बच गई। जी घर में काम करने वाली जो आपकी मासी जिसने घर जाना है, अभी अपने बच्चों को, अपने भूखे बच्चों के लिए खाना बनाना है, आप उसको नहीं देंगे वो सालन रोटी। आप वेट करेंगे जब तक वो भूस नहीं जाएगी, बर्बाद नहीं हो जाएगी और आप उसको फेंक देंगे, लेकिन आप उस बेचारी को नहीं देंगे। आपके घर में बच्चों के लिए खिलौने आए, बर्थडेज पे कितने तोहफे आते हैं। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि डबल तोहफा आ जाता है, 3 एक जैसे आ जाते हैं। बिल्कुल। अलमारियों में पड़े रहेंगे, मिट्टियां उन पर पड़ जाएंगी, वो खिलौने पड़े बर्बाद हो जाएंगे। बहुत खूब। लेकिन घर में काम करने वाली बच्ची या कोई हमसायों में ऐसी खातून जो सिंगल मदर है, उसके बच्चों को ये नहीं करेंगे, तो जब हमारे बच्चे ये देखेंगे तो वो आगे क्या करेंगे? ये अब आपकी यही बात मैं आगे करने लगा हूँ। बहुत अच्छी आपने बात की है। इसको हम असराफ कहते हैं। शरीयत के अंदर असराफ क्या है? असराफ सिर्फ ये नहीं है कि पानी अगर बह रहा है और फजूल गिर रहा है तो वो असराफ है, वो भी है। शरीयत ने असराफ ये कहा कि जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें होंगी उसको बांट दिया जाए। अगर घर में आपने अगर कोई हांडी वो पकाई है और बच गई है, उसको बराए फ्रीज़ करने के बजाय आप हमसाए को दे दे। पता नहीं वो हमसाए में वो हांडी पकी है कि नहीं पकी। आपके सर हमें पता होता है कि किसके हालात क्या चल रहे हैं हमारे जी, इर्द गिर्द। बिल्कुल। हमें नाम नहीं पता होगा, जी, लेकिन हमें पता होगा कि ये, क्योंकि हमें गॉसिप करने का भी तो बड़ा शौक है ना। बिल्कुल कि बिल्कुल। यार वो जो 3 घर दूर हैं उनके घर ना बड़े मसले हैं, वो अक्सर वो लंगर लगता है फलां जगह पे, उनका बंदा जाता है खाना लेने के लिए। हाँ। हमें ये पता होगा, लेकिन अपने घर में बना हुआ खाना हाँ। उसके घर नहीं भेजना, उसके बारे में बात जरूर करनी। इसी तरह जैसे हम लिबास पहनते हैं, एक घर में हमारे 10 लिबास हैं, 20 लिबास हैं। अगर मैं समझता हूँ कि शरीयत ये इजाज़त देती है कि अगर आपकी ज़रूरत है ना 10 लिबास की, अगर आपके 2 ऐड हो गए हैं तो 2 लिबास आप जो नॉर्मल है ना वो किसी गरीब को दे दें, ताकि वो आपकी यूटिलाइजेशन हो और प्लस इसराफ से बच भैया जाए। मेरी नानों की यही आदत थी। मेरी नानो माशाल्लाह शी वाज अ वेरी वेल्थी वुमन। देखते थे अक्सर जब लोग आते थे तो उनको लगता था शायद घर में काम करती हैं, लेकिन क्योंकि उनकी लिबास ऐसा था, मलमल के कपड़े, शिफॉन का सिंपल सा दुपट्टा, सईद सहगल की बीवी, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट की, इतनी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बीवी। और नानों की यही आदत होती थी, उनके पास 7 आउटफिट्स थे। आपने 10 की बात की, नानों के पास 7 जोड़े थे। शादियों पे अजाब पड़ जाता था क्योंकि नानो ना बनवाती थी और कहती थी मैं इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी। और नानो की सबसे खूबसूरत बात कि 7 जोड़े होते थे अगर बच्चे, और अक्सर उनकी बेटियां, ऑब्वियसली माशाल्लाह 4 बेटियां, कभी कोई बना रहे, जब एक तो ज़्यादा फैंसी होता था तो दे देती थी, पहनती भी नहीं थी। और फिर उन्हीं कपड़ों को अगर 7 जोड़े हैं, 2 जोड़े आ गए तो 2 जोड़े दे दिए, बेशक, वाह। और अक्सर नए वाले दे देती थी। और उनकी यही तो बात थी। मैडम कहाँ गए हैं ये लोग? ऐसे लोग कहाँ गए हैं? वाह वाह। देखिए लोग तो मौजूद हैं लेकिन कम हो गए हैं। अब जो है ना सफ़ेद पोश तबका बहुत ज़्यादा है। पहले होता था एक अमीर तबका होता था, एक गरीब तबका होता था और एक दरमियाना तबका होता था। अब दरमियाना तबके के भी जो मामलात हैं ना वो बहुत कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। अच्छा, लेकिन ये कि क्या हम इस पे काबू पा सकते हैं?
इस पे यकीनन काबू पाया जा सकता है बिल्कुल सही। और अपने ये तरबियत भी की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि भले लोग नापैद हो गए, हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भी बहुत सारा कुछ देते हैं, लेकिन एक है दिखावे का देना, एक है खामोशी से देना। लेकिन मैडम वो मैंने इस पे अभी बात करनी है, मैं यही आपकी तरफ आना चाहती हूँ मैडम। एक तो जो तमाशा लगाते हैं जी, नानों के पास क्या होता था क्या नहीं होता था किसी को कभी पता ही नहीं होता था। किसी ने आए अपनी प्रॉब्लम बताई, एक एज पे नानो पहुंची जब, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा उनके पास पैसे चीज़ें नहीं होते थे क्योंकि वो भूल जाती थी, खो जाती थी। तो क्या करती थी, कोई आया किसी ने कहा कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, हीरे की अंगूठी 2 कैरेट की उतार के पकड़ा दी, ये ले बेटे अपनी ज़रूरत पूरी कर ले। ये थी मेरी नानो। उनको देख देख के हम बड़े हुए, तो एक एहसास पैदा हुआ हम बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं और अल्लाह हमें इतना वो करे कि हम भी कुछ उन जैसे एक ज़र्रे बराबर हो जाएं। लेकिन ये मेरी रोल मॉडल थी। आज मैडम एक ये कागज़ पकड़ा रही हूँगी मैं आपको, उसकी भी वीडियो बननी है, उसकी भी मजाक वीडियो बननी है। और मजाक जिसको फरमा पकड़ा रहे हैं कागज़ उससे पूछा तक नहीं जा रहा, उसकी इज्जत नफ्स, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बर्बादी फेर देते हैं। बेशक। बहुत असल बात ही ये है कि देखिए जब हम ये समझेंगे ना, देखिए हम इस्लाम की बात करते हैं, अभी ईमान की बात करते हैं। ईमान मैंने जैसे पहले कहा इश्क की इंतहा होती है, तो इश्क की इंतहा में क्या होता है, सबसे पहले एहतराम आता है, अदब आता है। उसमें ये होता है कि क्या ये उसे भाएगा, क्या जिससे हम अल्लाह से, हमारा ईमान क्या है अल्लाह से ना, तो अल्लाह हमें देते हुए क्या जितलाता है, हमें वो कितनी सारी नेमतें देता है। तो जब आप ये उसकी तरबियत में, बच्चे की तरबियत में ये चीज़ शामिल हो ना कि जितलाना नहीं है, इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करना है, तो फिर मुसावात का तसव्वुर भी वहीं से उभरता है। लेकिन मैडम सोशल मीडिया ने जो बर्बादी फेर दी है ना, जी। उसमें तरबियत आपकी सोशल मीडिया कर है। इस पे हम गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे आपकी इजाज़त से, दोनों हमारे सीनियर्स की। हम ब्रेक की तरफ बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन जब इतनी प्यारी इतनी भली बातें हो रही हैं, तो जिनका हुस्न अखलाक दुनिया में सबसे आला था, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ते हैं। जी मेरा बेटा। जी बलगल उलाबे कमाले ही, बलगल उलाबे कमाले ही, बलगल उलाबे कमाले ही, बलगल उलाबे कमाले ही, कशफत दुजाबे जमाले ही, कशफत दुजाबे जमाले ही, हसनत जमीओ खिसाले ही, हसरत जमीओ खिसाले ही, सल्लू अलैहि वालिही, हुआ मीरे हरम मैं फकीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फकीर, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू पूजा मन
है तेरा इल्हाम है जामा तेरा बुराई मामा है तेरा मिंबर तेरा अर्शे बरी मिंबर तेरा अर्शे बरी या रहमत आलमीन तू कुजा मन कुजा तू पूजा मन पूजा मेरा हर सांस तो खून छोड़े मेरा मेरा हर सांस तो खून छोड़े मेरा हर सांस तो खून छोड़े मेरा तेरी रहमत मगर दिल ना तोड़े मेरा तेरी रहमत मगर दिल काली कमली वाले आका तेरी रहमत मगर दिल ना तोड़े मेरा तेरी रहमत मगर दिल ना तोड़े मेरा मेरा घर खाक पर ओ तेरी राह गुजर मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर सिदरातुल मुल्तहा तू पूजा मन पूजा तू पूजा मन पूजा ओ मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर 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 सिदरातुल मुल्तहा तू पूजा मन पूजा तू पूजा मन पूजा तू पूजा मन पूजा तू पूजा मन पूजा वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। क्या खूबसूरत नात शरीफ पेश की हमारे बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट वकार अली संतू खान कवाल ने। अगेन वो जो कहते हैं ना, छोटी सी उम्र में बड़े बड़े काम करता है हमारा बच्चा। और हम अभी मज़ीद कलाम की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जहाँ पे हमने बात छोड़ी थी, सर आपकी तरफ आना चाहूँगी। सोशल मीडिया की तरफ हमने इशारा, मैंने बल्कि बड़ी डायरेक्ट ही बात कर दी। आजकल तो लग रहा है कि तरबियत सोशल मीडिया कर रहा है, और फिर जो सोशल मीडिया पे तमाशे चल रहे हैं वही बच्चे फॉलो कर रहे हैं। मज़े की बात यह कि सोशल मीडिया की तरफ की वजह से वेस्ट जो है वो ईस्ट की अच्छी चीज़ें उठा गया, लेकिन ईस्ट यानी कि हम लोग वेस्ट की जो सारी बुरी आदतें थी जो वो लोग भी छोड़ चुके हैं, हमने करनी शुरू कर दी हैं। क्या मामला है ये? कोविड में अगर आपको याद हो तो गोरे जो हैं वो थैले बना बना के बाहर रख रहे थे, लोगों के दरवाज़ों पे जाके छोड़ रहे थे कि जी ये लोग प्रॉब्लम में मसले हैं। और हमारे यहाँ हाँ कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा ज़र्फ दिखाया, लेकिन बड़े लोगों ने नोच नोच के दूसरों को खा लिया। उस वक्त मुझे खौफ आया कि भाई हम तो बड़ा इस चीज़ पे गुरूर करते थे कि हमारे यहाँ तो ओल्ड होम ही नहीं है, अब हर दूसरे नुक्कर पे ओल्ड होम खुला हुआ है। हो क्या रहा है? क्या सोशल मीडिया की सिर्फ बुरी चीज़ें ही हमने उठानी है? जी सर। जी, आपने बड़ा अहम पॉइंट है सोशल मीडिया का। मैं इससे पहले ये कहूँगा कि असल में जो तारीख़ है ना, तारीख़ अगर हम स्टडी करते हैं तो औलिया अज़ाम ना तरबियत ज़्यादा देते थे अपनी खानकाहों के अंदर। जो बंदा आ जाता था, जो वहाँ पे सालिक आ जाता था, तो उसको तरबियत देते थे, और उस तरबियत में सोर्सेज होते हैं। अब सोर्सेज क्या है कि कोई इज्तिमा की शक्ल में बंदे की तरबियत की जाती है, उसको बताया जाता है ऐसे नहीं ऐसे, अदब सिखाया जाता है। अब जो मौजूदा दौर है ना, असर हाज़र में जब सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी आ गई तो लोगों ने उनकी संगत में बैठना ख़त्म कर दिया। औलिया अज़ाम जो बुज़ुर्ग हैं उनकी संगत में बैठना ख़त्म कर दिया जी। और उसने सोर्स कौन सा पकड़ा जो इजी था, आईटी का, टेक्नोलॉजी का, उसने सोशल मीडिया। अब असर हाज़र में यही प्रॉब्लम आ गई कि सोशल मीडिया से अब आज के जो बच्चे हैं ना वो खेलने नहीं जाते। वो 3 घंटे अगर जो पहले प्ले ग्राउंड में जाके खेलते थे, अब वो सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं। घर का हर फर्द के अंदर सोशल मीडिया वो देख रहा है, कोई जो मुख्तलिफ फेसबुक देख रहा है, टिकटॉक देख रहा है। अब उससे क्या तरबियत होनी उसकी?
उसमें तो फजूलियात हैं और- जिससे वो इम्पैक्ट क्या ले रहा है और बच्चा। आपको पता है कि बच्चे मैडम आजकल देखते ही फजूल चीज़ें हैं, देखिए, और कोई कंट्रोल नहीं है। मैं अक्सर ये बात पूछती हूँ कि भाई क्या हम अपने घर का फ्रंट डोर और गेट खुला छोड़ेंगे जब हमारे बच्चे घर में होंगे? बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें ये होगा कि यार अजीब किस्म के लोग, कुछ भी हो सकता है, उनको अटैक कर सकते हैं, और उसके अलावा भी कोई आके कोई फजूल हरकत ना कर जाए। और सोशल मीडिया, आपने ये फ़ोन पकड़ा दिया बच्चे को, अब वो अपनी लोकेशन भी भेज सकता है, वो ऊट पटांग हरकतें भी कर सकता है, वो गंदी गंदी चीज़ें भी ऑनलाइन दे सकता है। आजकल के 10 साल के बच्चे को VPN भी यूज़ करना आ गया। सो मैम, फिर हस्न अखलाक का क्या करें, कैसे ठीक करें? देखिए, जब तक जो मुशाहिदा है ना, जब तक आप खुद से नहीं ना जोड़ेंगे बच्चों को अपनी ज़ात से। अच्छा, अपनी ज़ात से कैसे जोड़ सकते हैं? जब आप अल्लाह की मोहब्बत जो है उसके अंदर इस तरह से जो है ना वो डाल दी जाए। जैसे मैंने पहले बात की कि कोई नहीं देखता तो आपको रब देखता है, आपके अंदर जो है ना वो देखता है। तो मतलब मैं अपने बच्चों को जब समझा रही थी, जब वो छोटी थी मतलब बेटियां, तो उनसे मैं कहती थी कि बेटा ना मैंने बाहर जाना है, ना तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे साथ बाहर जाना है, लेकिन ये देख लेना कि रात को आके शीशा देख सकती हो। तो जब आप खुद एहतसाबी जो है ना, खुद एहतसाबी एक ऐसी चीज़ है, जब तक ये डेवलप नहीं ना की जाएगी बच्चों में, तो तब तक ये सब कुछ होता रहेगा। और ख़ुद एहतसाबी, और सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, मतलब बच्चों को पहले ये सिखाना पड़ेगा खुद, और उसके बाद जब उनके अंदर ये डेवलप हो जाएगी तो फिर जो है ना ये जो हम हासिल करना चाहते हैं नताइज, हमें तब जो है वो मिलेंगे। देखिए, हमारे जो सारे तसव्वुरात हैं ना, वो सारे के सारे आ जाते हैं हमारी ज़िंदगी और मौत से। मौत और हयात का ये जो फ़लसफ़ा है, ये जो हकीकत है, मतलब बाबा फरीद गंज शक्कर ने कहा था कि हयात जो है ना वो झूठ है, मौत सच है। मौत सबसे बड़ी रियलिटी तो यही है, मौत की सच्चाई जो है। अब ये देखिए, जब आप कोई भी गुनाह, कोई भी जुल्म, कोई भी जबर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो तब पनपती हैं जब आप मौत भूल जाते। आपकी हिर्स, आपका लालच, आपकी हवस, ये सब चीज़ें जब आपके अंदर से ये खौफ ख़त्म होता है कि खुदा हमें देख रहा है और हमें मरना है, मरने के बाद का हम ये भूल जाते हैं। हम समझते हैं जो आज की ज़िंदगी है वो आज की है, हालांकि ये तसव्वुर बिल्कुल ऐसा है कि ये नेमत है, हमें इसको नेमत समझ के गुजारना है। और बिल्कुल वही वाली बात ना व्यूअर्स, इस तरह ना जिए कि जैसे आपने कभी मरना नहीं है, क्योंकि जब वो वक्त आता है ना तो अच्छे भलों को जो कहते हैं ना हमने तरह निकलते हुए देखा है। और फिर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बड़ी सिंपल और अनकॉम्प्लिकेटेड सूफ़ी टाइप ज़िंदगी गुजारी, जो सुकून से इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। उनके मुंह पे इतनी सी टेंशन नहीं आती, क्योंकि उनको पता है कि मैंने जो किया मैंने ठीक किया। और ये चेक्स एंड बैलेंसेस हमने अपने अंदर पैदा करने हैं। जब हम पैदा करेंगे तो हमारे बच्चों में भी आएंगे। आपकी इजाज़त से हम ज़रा कलाम की तरफ पढ़ेंगे। जी, सबसे पहले बेटे आपकी तरफ पढ़ेंगे। बेबंदगी उरूज किया, बंदा कर दिया। बंदगी अरूज किया, बंदा कर दिया। तारा मेरे नसीब का ताबिंदा कर दिया। इतनी बड़ी हुजूर की बंदा नवाजियां, मुझको मेरे सवाल में शर्मिंदा कर दिया। इसका रम का
करूं शुक्र कैसे अदा। इस करम का करूं शुक्र कैसे। नीदा मागा कमला नीदा मागा मदा मागा मागा सा नीदा गा दा नीदा नीदा गा मागा सा मागा सा इस का करूं शुक्र कैसे। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। बन गई बादुल का करम हो गया बन गई बादल का करम हो गया। उनका करम हो गया उनका करम हो गया। उनका करम हो गया। उनका करम हो गया। बन गई बादुल का करम हो गया। शाह नखले तमन्ना हरी हो गई मेरे लब पे मोहम्मद का नाम आ गया। बैठे बैठे मेरी हाजिरी हो गई शुक्र कैसे अदा। करम का करूं शुक्र कैसे अदा। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें। मैं सजाता था सरकार की महफिलें। हाँ मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें। मुझको हर गम से रब ने हर गम से रब ने बरी 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 कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें। मुझको हर गम से रब मैं सजाता था मैं सजाता था सरकार की महफिलें। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें। जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें। जब लिया नाम नबी जब लिया नाम नबी मैंने दुआ से पहले। जब लिया नाम नबी मैंने दुआ से पहले। जब लिया नाम नबी मैंने दुआ से पहले। हो गई मुझ पे अता मेरी खता से पहले। शुक्र सरकार की है बड़ी बरकतें। मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़अतें। मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़अतें। मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर। मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर। हाँ मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर। मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया मैं गुनाहगार था बेअमल। बेअमल था मगर। मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। निरा मगा मगा सा सागा मगा मदा मगा मदा नी दा नी दा मगा मदा मगा मगा सा नी दा गा दा नी दा नी दा दा नी सा गा नी दा नी दा ना दा नी दा ना दा नी दा नी दा नी दा मगा सा सागा मगा मदा मदा नी दा नी दा गा दा नी दा मगा मनी दा मगा मदा मगा सा मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर। मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता।
करूं शुक्र कैसे अदा जो करूं मुझ पे मेरे नबी कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। क्या ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर आपने सेट किया बेटा, माशाल्लाह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आइए किचन की तरफ भी रुख करते हैं, जहाँ पे हमारी प्यारी सी लाडली सी शेफ़ अनम जो है चुपके चुपके से अपना काम करती रही हैं। जी जी जुगन, अभी हमारे जो मलाई सीख कबाब हैं वो रेडी हो गए हैं। पूरी पराठा, रायता, सैलड, पूरा कंप्लीट मील है। मैं ऑलवेज़ कहती हूँ कि कंप्लीट मील ही मैं आपको बनाना सिखाती हूँ, तो आप मेरा नहीं हाल के इसके साथ आपको एंड द किसी और पॉइंट चीज़ मेन्यू एक सेट हो जाता है ना। एक चीज़ बताते हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं एदे नाल की करना है, तो हम आपको पूरी सेटिंग करके देते हैं। अब आप उस सेटिंग को फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच, You welcome. ब्लेस यू। अब क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम को थोड़ा कंक्लूजन की तरफ लेके जाना है, सर आज के शो को कंक्लूड कर जी, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह कहूँगा कि पीटीवी ज़ाहिर हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ आज की मैनेजमेंट को भी कि मैं पिछले 4-5 सालों से अटैच हूँ आपके साथ, प्रोग्राम्स के अंदर आता हूँ। तो महरमों का प्रोग्राम हो तो उसमें भी, फिर स्पिरिचुअल कोई प्रोग्राम आ जाता है उसमें भी मैं आता हूँ, और ये देखता हूँ कि आप मजहबी लिहाज से और औलिया अज़ाम का, जैसे हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स था, होता है, उसमें हम हमेशा- प्रोग्राम जी, किया, बिल्कुल। तो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था, स्कॉलर्स बैठे हुए थे, और ये एक तरबीती प्रोग्राम होते हैं और ये ही चलते रहने चाहिए कंटिन्यू। और इसके साथ साथ मतलब भैया थिएटर फेस्टिवल अगर हो रहा है तो वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जी जी लेकिन मजहब से ज्यादा नहीं। नहीं है। आप वो भी लेके चलें। आप ये, हम ये नहीं कह रहे कि आप एक तरफ हो जाएं, क्योंकि मैम ने जैसे कि कहा कि क्रिएटिव आर्ट्स जब जहाँ जिस मुल्क में खत्म हो जाती है, मर जाती है, वहाँ पे फिर बाकी सब कुछ भी खत्म हो जी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आपने क्रिएटिविटी को भी देखिए, दीन दुनिया साथ लेके चलनी है। साथ साथ चलना, So- तो यही वजह है ना। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कौल है कि दुनिया और आखिरत को अगर के मामलात को अगर आप अक्ल से नहीं समझते तो आप कुछ भी नहीं समझते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये बात है कि मैं समझता हूँ कि ये एक रोल जो अदा हो रहा है ना, ये एक हुस्न अखलाक का ही है। ये अखलाकियात के अंदर तो ये एक बहुत बड़ा वसी लफ्ज़ है, इसके पीछे जो है कि आपकी रवादारी, आपकी गुफ्तगू में सच्चाई, आप अमानत की पासदारी करें, आप दूसरों से मोहब्बत करें, आप किसी से मिलते हैं उसका उसकी मुश्किलात को हल करना, ये सब अखलाकियात के अंदर आता है। और पीटीवी के तहत बड़ा कुछ, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैं बचपन में ना यहाँ एक देखता होता था प्रोग्राम, एक स्कॉलर आते थे और वो डेली बेसिस पे उनकी स्पीच होती थी और दरसे कुरान होता था। बिल्कुल, और यकीन बिल्कुल, करें बिल्कुल, इतना बिल्कुल। खूबसूरत था, जैसे कुरान होता कि था, उससे हम- रिलेटेड बात होती थी और एक्सप्लेन किया जाता था, जी, बिल्कुल। जिसको हम अक्सर कुरान क्लास भी कहते हैं आजकल की मॉडर्न जबान में। तो हमें बाहर जाने की क्यों जरूरत पड़ती है? जी बिल्कुल सही फरमाया। इसी सोशल मीडिया की जिसकी हम शिकायत कर रहे थे, हाँ। इसी के ऊपर ये सब चीजें अवेलेबल Available है, है। अंग्रेजी में, उर्दू में, अरबी में, जर्मन में, फ्रेंच में, हाँ, हर चीज़ हर जबान में हर ज़बान में। और हर अंदाज में है, कैजुअल भी और फॉर्मल भी। बिल्कुल आपकी जो वो कहते हैं ना, पिक योर पॉइजन, आपकी चॉइस है। बिल्कुल ऐसे। सर थैंक यू सो मच, एंड मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत मज़ा आया गुफ्तगू करके, very much. बहुत शुक्रिया और आपका। मज़ीद सीखने का मौका मिला। और व्यूअर्स, वही वाली बात है जो अंग्रेज़ी में हमेशा कही जाती है, दैट द ग्रेटेस्ट विजडम इज़ इन नोइंग दैट यू नो नथिंग एट ऑल। जब आप 0 मीटर पे स्टार्ट करते हैं ना, और हर दिन का आगाज़ करते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं जानती हूँ या मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैंने सीखना है, वाह, बहुत अच्छा। तो आप सीखेंगे भी, और आपके सीखने के अमल से ही लोग आपसे सीखना शुरू कर जाएंगे। और यही तो एक ज़िंदगी का एक सिंपल सा सिलसिला है। और जैसे कि मैम ने बड़ी ज़रूरी एक इम्पॉर्टेंट बात की कि अपने एंड को याद रखें, मौत को याद रख के अपनी ज़िंदगी जिएं। हर लम्हे, हर स्टेप पे जो आप याद रखेंगे ना कि ये मेरी आखिरी सांस भी हो सकती है, आप कोई पुट्ठा पंगा नहीं करेंगे। हम पंगे या अजीब हरकतें बेशक। तभी करते हैं क्योंकि हमें लगा बड़ा टाइम है। ओ भाई, कोविड ने और बहुत से ऐसे पेंडेमिक्स ने ये प्रूव कर दिया, ऐसे ज़िंदगी ख़त्म होती है। तो हर दिन, हर लम्हे को पॉजिटिवली गुजारना है, जैसे कि हमारे बड़ों ने हमें गाइड किया। और माँ बाप ज़रा सा तरबियत पे तवज्जो दे दें, आपकी मेहरबानी। ये बहुत है। मैं अपने एंड पे कोशिश करूँगी अपने बच्चों में, आप लोग अपनों में ट्राई Very करें। good, बहुत अल्लाह अच्छा। हमें माशाअल्लाह। सुरखरू करे और पॉजिटिविटी हमारी ज़िंदगी में। आमीन। आमीन। जी बेटा, आपसे हम शो को क्लोज करेंगे, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा।
हजार जाने की नामी फिदाए नामे अली अनपुर को मौला हे मनपुर को मौला मनपुर तो मौला मनपुर को Tumba